ठीक है जी। ये मेरा एक होस्ट है जिसके ऊपर मेरी डॉकर का डीमन चल रहा है। मैं ज़रा डॉकर की सर्विस देख लेता हूँ कि डॉकर की सर्विस हमारी चल रही है। अच्छा जी, मैं एक बात कर रहा था कि ब्रिज नेटवर्किंग की, तो उसको थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअली वो है क्या? अगर मैं इफ कॉन्फिग करूँ, तो हमारे पास देखें एक इंटरफ़ेस आ रहा है EN5। ये जो है, ये हमारी वर्चुअल मशीन का फ़िज़िकल नेटवर्क है, जो कि बेसिकली एग्ज़िस्ट करता है। फिर उसके ऊपर एक और नेटवर्क इंटरफ़ेस है जिसको जो है डॉकर ज़ीरो। ये बेसिकली जो नेटवर्क इंटरफ़ेस है, ये ब्रिज इंटरफ़ेस है, जो कि क्या हुआ है कि इस इंटरफ़ेस के साथ ब्रिज हुआ है। होता क्या है कि जितने आपके कंटेनर होते हैं, डॉकर के कंटेनर होते हैं, उनको एक आईपी असाइन होती है। अगर अब देखें, इसका जो आईपी पूल होता है, वो होता है 172.17.0.1। अच्छा, क्योंकि मैंने आप लोगों से कमिट करा था कि व्हाटएवर वी गो थ्रू विद दीज़, हम उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे रादर देन जस्ट स्लाइड्स के साथ मूव करेंगे। तो आई विल गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग। ठीक है जी, डॉकर पीएस करते हैं। पीएस स्पेस -a करते हैं, कोई कंटेनर नहीं है। डॉकर स्पेस -it, एक कंटेनर स्टार्ट कर लेते हैं टू शो कि डॉकर नेटवर्किंग किस तरह से मैनेज करता है डॉकर। ठीक है, डॉकर पे हमारा एक कंटेनर चल रहा है। अच्छा, पहली चीज़ तो सीखने की किस तरह से डे डॉकर जो है आईपी मैनेजमेंट करता है, किस तरह से जो है डॉकर जो है राउटिंग करता है लेयर 3 के ऊपर, वो सब भी हम उसको ग्रेजुअली देखेंगे। अच्छा, जो हमारे जितने हमारे डॉकर कंटेनर्स क्रिएट होते हैं, वो हमारे डॉकर ज़ीरो के इंटरफ़ेस के साथ ब्रिज हो जाते कनेक्ट हो जाते हैं। डॉकर ज़ीरो एक वर्चुअल स्विच क्रिएट कर देता है लिनक्स के अंदर। और वो जितने कंटेनर्स होते हैं उनको उस वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट करता है। जिन्होंने एसडीएन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको थोड़ा-सा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो वर्चुअल स्विच क्रिएट कर देता है डॉकर विथिन लिनक्स मशीन, और उसके बाद सारी वर्चुअल मशीन्स को इनके साथ कनेक्ट कर देता है। अच्छा, एक एक डीएचसीपी सर्वर स्टार्ट कर देता है जो कि बेसिकली अपने जितने विथिन कंटेनर्स हैं उनको आईपी असाइन करता है। अच्छा, डॉकर के कंटेनर को आईपी किस तरह से मिलती है? अगर हम डॉकर इंस्पेक्ट करें और हमारा कंटेनर है C1, तो हमारे पास एक ये जेसन ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब हम इसमें से इसके अंदर आईपी एड्रेस ढूंढते हैं। हर कंटेनर को लिनक्स एक आईपी असाइन कर देता है जो कि उसी पूल की होती है जो डॉकर ज़ीरो का नेटवर्क होता है। तो अच्छा, यहाँ से देखते हैं ये जो नेटवर्किंग का सेक्शन है। अच्छा, कल हम लोग ने डिस्कस करा था कि जो जो डॉकर क्लाइंट होता है वो जेसन फॉर्मेट में जो है ना आपको डेटा रिसीव या सेंड करता है, या जो आपका डॉकर डीमन होता है वो जेसन में ही डेटा रिटर्न करता है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि जो डॉकर जब भी हम क्लाइंट से कॉल देते हैं तो वो एक जेसन ऑब्जेक्ट डीमन को फीड करता है, और डीमन जो है उसको जेसन फॉर्मेट में ही आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये जो आउटपुट हमारे सामने स्क्रीन पे आया हुआ है ये भी जेसन है। अच्छा जी, ये नेटवर्किंग का सेक्शन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि टाइप है इसकी ब्रिज। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये इसकी गेटवे आईडी है। ये जो आईपी है ये हमारे डॉकर ज़ीरो की आईपी थी, अभी हमने देखा था। डॉकर ज़ीरो के ऊपर एक वर्चुअल डीएचसीपी सर्वर चल रहा होता है जो हर कंटेनर को एक आईपी असाइन कर देता है, और वो इसी सेम नेटवर्क की होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही कंटेनर से कोई ट्रैफिक आउट होने लगती है, वो सारी ट्रैफिक डॉकर ज़ीरो पे भेज देता है। अच्छा, होता क्या है, थोड़ा सा इसको इस वे में समझते हैं कि डॉकर का कंटेनर, अब देखें एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने डॉकर का कंटेनर स्टार्ट करा तो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो गया। अच्छा, जो ये वर्चुअल इंटरफेस मेरे डॉकर कंटेनर का है, बट इफ यू सी कि मुझे यहाँ पे कोई आईपी नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये एक नेम स्पेस के अंदर बना हुआ है, इस वजह से मैं इसकी आईपी को नहीं देख सकता।
अच्छा, सेकंड चीज़, डॉकर कंटेनर की क्योंकि हमारे पास एक इंटरफ़ेस आ गया, तो जो भी ट्रैफ़िक डॉकर कंटेनर से आएगी, वो इस इंटरफ़ेस के थ्रू डॉकर 0 पर आएगी। डॉकर 0 क्योंकि इस नेटवर्क के साथ ब्रिज हुआ है, तो वो डॉकर जो है अपनी सारी ट्रैफ़िक जो है इस इंटरफ़ेस के थ्रू अपने होस्ट से बाहर निकाल देगा, या अगर कोई ट्रैफ़िक डॉकर कंटेनर के अंदर आनी है, तो वो ट्रैफ़िक इस इंटरफ़ेस के ऊपर आएगी और ये इंटरफ़ेस उसको इस डॉकर 0 पे भेजेगा और ये डॉकर 0 का इंटरफ़ेस उसको इस वर्चुअल नेटवर्क पे राउट कर देगा। सो ये एक छोटा-सा फ्लो होता है हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर जब भी हम कोई पैकेट आउट या इन करते हैं। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा डेमो था। यहाँ पर अगर इसको अगर हम इंस्पेक्ट करें C1 को, तो हमारी यही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी है वो हमें इस सेक्शन में नज़र आ जाएगी कि जो इसका गेटवे है वो ये है और अ, ये जो इस कंटेनर की आईपी ये है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं इसमें और डिटेल ऐड करूँगा। तो इसको करते हैं पीछे। ठीक है जी। डॉकर नेटवर्किंग, व्हेन एंड व्हाई आईपी टेबल यूज्ड बाय डॉकर इंजन। सो जब भी जब जब भी डॉकर कंटेनर को जब भी डॉकर कंटेनर को कोई नेटवर्किंग परफॉर्म करनी होती है डॉकर इंजन के थ्रू, वो आईपी टेबल्स के थ्रू ट्रैफिक इन या आउट करता है। अब इस नेटवर्किंग ट्रैफिक में कुछ भी हो सकता है, लाइक लाइक मैंने पिंग करनी है, या फिर मैं अगर मैं इंटरनेट पे पिंग कर रहा हूँ तब भी वो जो है वो आईपी टेबल्स के रूल्स के अंदर से फॉल करता हुआ बाहर जाएगा, और अगर कोई ट्रैफिक इन आ रही है तो वो भी फॉल करते हुए आईपी टेबल्स के चेन्स के अंदर से होती हुई लेयर 3 पर आएगी, क्योंकि आईपी टेबल्स जो होती हैं लेयर 4 के ऊपर काम कर रही होती हैं, लेयर 7 से लेयर 4 तक और काम कर रही होती हैं। इट डिपेंड्स के हाउ यू मैनेज, बट डॉकर के केस में वो लेयर 7 टिल लेयर 4 ऑपरेट कर रही होती हैं। लेयर 3 पे उनकी ऑपरेटिंग नहीं होती है। तो इस वजह से जो है वो जो भी ट्रैफिक आपके इंटरफेस पे गिरता है वो डाउन द स्ट्रीम आपके डॉकर आईपी टेबल्स के थ्रू आपके कंटेनर तक पहुंच जाता है। सो वी विल प्रूव दैट एज वेल कि ये हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। फिर हमने सेम बात करी, डॉकर यूजेस आईपी टेबल्स फॉर इनग्रेस एंड इग्रेस राउटिंग फॉर डॉकर कंटेनर। Okay, so there is a bridge network, and then how container get access or internet access. So होता क्या है आपकी आईपी टेबल्स के ऊपर एक राउटिंग चेन बन जाती है, जो बेसिकली प्री राउट के अंदर एक रूट आईपी टेबल का रूल बन जाता है, जो उस ट्रैफिक को अ, उस कंटेनर उस वर्चुअल मशीन से बाहर निकालता है। अच्छा, जो आईपी टेबल्स का प्री राउटिंग चेन होती है, ये बेसिकली ट्रैफिक आउट के लिए होती है कि कोई भी ट्रैफिक जो इस मशीन से बाहर जाना है उसको प्री राउट चेन में डालते हैं, और वो प्री राउट चेन जो है वो उस पैकेट को, नेटवर्क के पैकेट को वहां से बाहर निकाल देती है। ठीक है जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से कंटेनर्स जो हैं वो एक्सेस कर पाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि डॉकर की नेटवर्किंग किस तरह से हो रही है। ओके, क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि डॉकर का कंटेनर को इंटरनेट एक्सेस कैसे मिलता है। अगर मैं करूं डॉकर exec स्पेस माइनस आई टी C1 बैश। ठीक है जी। अगर मैं इस पे इफ कॉन्फ़िग करूं तो सॉरी, आईपी की कमांड तो अच्छा, इस पे कोई कमांड नहीं होगी क्योंकि बड़ा मिनिमम कंटेनर है। तो एक काम करते हैं, इसमें मुझे कोई नेट टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं।
क्योंकि ये कंटेनर जो है मिनिमम होते हैं तो इसमें रेलेवेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, पिंग का पैकेज आ गया। पिंग 4.2.2.2। इंटरनेट इज नॉट कमिंग। ठीक है। अच्छा, आईपी टेबल्स के अंदर हम अपनी रूल्स को देख लेते हैं। सो डॉकर कंटेनर को अभी हमने पैकेज इंस्टॉल करा, ऑब्वियसली ये भी इंटरनेट से ही पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है। तो अच्छा, जो वर्चुअल मशीन है, अ, इसके ऊपर मैंने जो पैकेज ऑब्वियसली कंटेनर रन करा, उस कंटेनर के ऊपर जो है मैंने ये पैकेज इंस्टॉल करे, तो ये ऑब्वियसली इंटरनेट से डाउनलोड हुए। तो कंटेनर को इंटरनेट कैसे मिला, कंटेनर कहाँ किस तरह से एक्सेस कर पाता है। तो होता क्या है कि जो भी ट्रैफिक होता है कंटेनर का, तो हमारे पास कुछ रूल्स बने हुए हैं प्री नेट टेबल के अंदर। कि एक रूल है डॉकर ऑल एनीवेयर। अगर डेस्टिनेशन मैच करे लोकल तो उसको अलाउ कर दो हर जगह। अच्छा, एक और आउटपुट की भी चेन बनी हुई है। अगर कोई ट्रैफिक आउट जाना चाहे प्री राउटिंग उसके अंदर आउटपुट चेन के अंदर, तो उसको अलाउ कर दो अगर वो लोकल होस्ट ना हो। इसी तरह से ये तीन रूल्स जो हैं बेसिकली मिलकर जो है ना किसी भी कंटेनर के अंदर नेटवर्किंग को पॉसिबल करते हैं। सबसे पहला रूल होता है प्री राउटिंग के अंदर कि डॉकर के ऊपर जो है ना कोई भी प्री राउटिंग चेन के अंदर मैच करे डेस्टिनेशन को, अगर लोकल ना हो तो उसको अलाउ कर दे। देन आउटपुट चेन के अंदर कोई भी ट्रैफिक अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस लोकल होस्ट ना हो तो उसको अलाउ कर दे। फिर उसके बाद ये दो रूल्स जब चेन में गिरते हैं, तो आखिरी रूल होता है मैस्क्यूरेट का। बेसिकली मैस्क्यूरेट क्या करता है कि आपकी जो डेस्टिनेशन होती है उस जो सोर्स होती है उसको रैप कर देता है, और आपके एक्चुअल सोर्स के साथ। ये हमारी एक वर्चुअल सोर्स है, उसको एक्चुअल सोर्स के साथ, क्योंकि आउटर वर्ल्ड को इस नेटवर्क का नहीं पता। क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा सिस्टम का आईपी है, इफ कॉन्फ़िग करते हैं अगर, जो हमारा एक्चुअल आईपी है वो 172.31.183 है। तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है उसको इस नेटवर्क का कुछ नहीं पता। तो होता क्या है कि मैस्क्यूरेट के रूल के थ्रू इस जो पैकेट होता है उसको ऑल्टर करता है मैस्क्यूरेट का रूल, और उसके ऊपर सोर्स एड्रेस ये फिक्स कर देता है। तो वो जब आउटर वर्ल्ड में जाते हैं तो जो लोकल नेटवर्क होता है उसको लगता है कि पैकेट इस नेटवर्क से, इस सोर्स से आया है। क्योंकि जो कंटेनर होते हैं उनकी आईपी ये होती है, तो जो मैस्कुरेट का रूल है वो उसको नेटवर्क पे लाने के लिए इसको टैग कर देता है। तो इस तरह से जो है ना कंटेनर को जो है ना नेटिंग के थ्रू, नेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है ना इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई कि नेट किस तरह से, नेटिंग का कॉन्सेप्ट कंटेनर पे किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। अब देखते हैं पैटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। अभी तो हमने देख लिया कि नेटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो हमारे कंटेनर है उनके ऊपर इंटरनेट किस तरह से मिल रहा है। तो जो नेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमने अभी थोड़ा सा थॉरली डिस्कस कर लिया कि किस तरह से अ, उनको कंटेनर्स को इंटरनेट एक्सेस मिलता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि पैटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने कंटेनर को आउटसाइड द मशीन या आउटसाइड योर डॉकर होस्ट किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो नाउ अब हम एक कंटेनर रन करते हैं। लेट्स से मुझे अपने कंटेनर के ऊपर मैंने एक वेब सर्वर चलाया और उस वेब सर्वर को मैं आउटर वर्ल्ड में एक्सेस करना चाहता हूं। तो जब मैं ये सब काम करता हूं तो अंडर द हुड क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से मेरा कंटेनर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए एक्सेस हो जाता है। एट द सेम टाइम वी नो कि इस नेटवर्क को जो
आउटर वर्ल्ड है वो नहीं आइडेंटिफाई करता। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि जो कंटेनर है उसको ये आईपी मिल रही है और आउटर द वर्ल्ड भी एक्सेस कर रहा है? तो दैट इज हैपनिंग थ्रू पैटिंग कॉन्सेप्ट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो पैटिंग के कॉन्सेप्ट को डॉकर यूज करता है और पैटिंग का कॉन्सेप्ट वो आईपी टेबल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करता है। अगर मैं अभी आईपी टेबल्स की कंडीशन देखूं तो अभी कंडीशन ये है कि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ नेटिंग के रूल्स लगे हुए हैं, जिसमें एक रूल जो है मेरे पास प्री राउटिंग में मैस्क्यूरेट का लगा हुआ है और प्री राउटिंग में ऑल अलाउ का रूल लगा हुआ है। ठीक है जी। तो और आउटपुट चेन में हमारे पास एक और ऑल अलाउ का रूल लगा हुआ है। ये अभी तक नेटिंग का कॉन्सेप्ट है। नाउ वी नीड टू सी कि हम अपने कंटेनर को जब बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, हम सब ने ही अपने कंटेनर को कभी ना कभी बाहर से एक्सेस कराया होगा थ्रू -p स्विच। सो जब ये होता है तो अंडर द हुड क्या होता है, वी विल सी। सो लेट्स रन अ कंटेनर docker run space -it space -d -name। हम इसको कर देते हैं c2 और इस बार हम इमेज यूज करते हैं nginx। और इससे पहले हम -p लगाते हैं, -p, और हमने बोला 80 की पोर्ट को मैप कर दो कंटेनर की 80 की पोर्ट के साथ। व्हेन वी विल डू दैट, एंड तो यहाँ पर देखें एक हमारे पास जो हमारा डॉकर पीएस की कमांड थी उसने हमें बोल दिया कि मैंने एक पोर्ट बाइंडिंग स्टार्ट कर दी है जो कि 0.0.0 से के 80 पोर्ट के ऊपर है और कंटेनर की 80 पोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, और सिमिलर वाइस वर्सा फॉर आईपी वर्जन 6 एज वेल। तो कंटेनर ने क्या करा, डॉकर ने क्या करा कि जो हमारी लोकल मशीन है, अब अगर मैं नेट स्टैट करके देखूं, नेट स्टैट स्पेस -nplet पाइपसाइन grep :80, तो मेरे पास जो है 80 की पोर्ट लिसनिंग मोड में आ गई है एंड द ऑब्जेक्ट इज डॉकर प्रॉक्सी। डॉकर प्रॉक्सी बेसिकली ये सारे जो आईपी टेबल्स के रूल्स की मैनेजमेंट है वो डॉकर प्रॉक्सी कर रहा होता है। सो जो डॉकर प्रॉक्सी का डिमेन होता है वो पूरी नेटवर्किंग को हैंडल कर रहा होता है और जितने आईपी टेबल्स के रूल्स होते हैं ये डॉकर प्रॉक्सी क्रिएट कर रहा होता है। सो अभी हमने देखा कि हमने एक पोर्ट मैपिंग स्टार्ट करी। पोर्ट मैपिंग के अंदर जो है उसने एक रूल स्टार्ट कर दिया पोर्ट 80 का। अगर मैं एक और कंटेनर स्टार्ट करूं, nginx का c3 स्टार्ट कर देते हैं और उसको लोकल मशीन के पोर्ट 81 के साथ मैप करते हैं, तो वी विल सी कि क्या होता है। ये एक पोर्ट 81 की सेम वे में मैपिंग स्टार्ट हो गई। और अगर अब मैं पीएस करूं, नेट स्टार्ट करूं 81 के लिए, तो द सेम वे डॉकर प्रॉक्सी का एक डीमन स्टार्ट हुआ है और जो जिसने मेरी लोकल मशीन के ऊपर जो है ना एयरपोर्ट 81 की लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और वो लिस्टिंग कौन कर रहा है, डॉकर प्रॉक्सी का डीमन कर रहा है। डॉकर प्रॉक्सी बेसिकली जो है ना वो एक आईपी टेबल का रूल क्रिएट कर देता है लिस्टिंग मोड में। ठीक है जी। अच्छा, अब अंडर द हुड क्या हुआ, वी विल सी कि अब हमने जब ये सब किया, हमने देखा कि हमने कंटेनर की मैपिंग स्टार्ट करी और उस मैपिंग ने जो है लिस्ट 2 पोर्ट भी एक्टिव कर दिए। तो अब अंडर द हुड क्या हुआ वो देखते हैं। अगर सेम वे में मैं आईपी टेबल स्पेस -t नेट टेबल को अपने देखूं, सो आई विल सी कि कुछ रूल्स बन गए नए, कुछ नए रूल्स बन गए मेरे पास, कुछ आईपी टेबल्स के नए रूल्स नजर आ रहे हैं मुझे। सो डॉकर प्रॉक्सी ने क्या करा, डॉकर प्रॉक्सी ने आपके लिए अंडर द हुड आईपी टेबल्स के रूल बना दिए। अच्छा, थोड़ा सा इसको गौर से देखते हैं। अच्छा जी, अब इसको गौर से देखते हैं। पहले उसने एक रूल बनाया, एक हमारे कंटेनर की आईपी थी 172, सोर्स हो ये और पोर्ट हो HTTP, तो उसको कहाँ राउट कर दो, इस पे। और एक और रूल क्रिएट करा उसने मैस्क्यूरेट का कि पोर्ट हो HTTP, तो और डेस्टिनेशन पोर्ट हो DPT, डेस्टिनेशन पोर्ट हो 81, तो उसको इस कंटेनर पे राउट कर दो। सो हमने देखा कि डॉकर प्रॉक्सी ने, जब हमने नेटिंग के रूल अप्लाई करे थे तो मैस्क्यूरेट के रूल क्रिएट हुए थे, सिर्फ मैस्क्यूरेट के रूल क्रिएट हुए थे प्री राउटिंग चेन आउटपुट चेन में। ठीक है, अब हमने देखा कि पोस्ट राउटिंग के अंदर हमारे पास मैस्क्यूरेट के रूल क्रिएट हुए और हमारे पास
एक नई चेन क्रिएट हुई और उसके अंदर डी नेट के रूल, डेस्टिनेशन नेट के रूल क्रिएट हो गए। दैट्स हाउ डॉकर एक्चुअली, डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है कि जब लिनक्स के अंदर, फायरवॉल के अंदर ट्रैफिक आती है और उसको किसी और सेम मशीन में नहीं, सेम सो लेट्स से मेरी आईपी है 192.168.16.8, अगर ट्रैफिक इसी आईपी के लिए है तो नेट का रूल बनेगा, और अगर ट्रैफिक राउट होनी है किसी और आईपी के ऊपर जो एक्चुअल मशीन की सोर्स ना हो, तो उसको कहते हैं वो जो रूल है वो डीनेट चेन में बनता है। तो डॉकर भी सेम यही करता है कि जब आप कोई पैटिंग या कोई पोर्ट स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली डीनेट का एक रूल क्रिएट कर देता है, और वो डीनेट जो है बेसिकली आपके एक्चुअल कंटेनर्स के ऊपर ट्रैफिक राउट कर रहा होता है। आईपी टेबल्स को, बिकॉज आईपी टेबल्स जो है वो अंडर द हुड लेयर 3 को आइडेंटिफाई करती है, लेयर 3 एड्रेसेस को। तो वो जो भी जिस भी लेयर से आ रहा हो ट्रैफिक, लेट्स से एचटीटीपी इज लेयर 6 प्रोटोकॉल और लेयर 7 प्रोटोकॉल, तो अब वो उसको डाउन द स्ट्रीम अनरैप करते हुए लाके लेयर 3 के ऊपर उस पैकेट को अनरैप करेगा और उसको उसके राइट डेस्टिनेशन के ऊपर भेज देगा। सो वी विल सी कि हम वी सॉ कि हमने किस तरह डॉकर जो है किस तरह से नेटवर्किंग मैनेज करता है। अगर मैं इन कंटेनर्स को रिमूव कर दूंगा तो ये पोस्ट राउटिंग के रूल्स और डॉकर के चेन के रूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, नाउ वी शैल बैक टू अवर प्रेजेंटेशन। सो हमने यही चीज डिस्कस करी कि ब्रिज नेटवर्क होता है। ब्रिज नेटवर्क के अंदर इंटरनेट कैसे नेटवर्क एक्सेस करता है, किस तरह से इंटरनेट एक्सेस आता है तो प्री राउटिंग चेन्स होती हैं। कंटेनर को अगर आउटसाइड नेटवर्क पे जाना होता है तो बेसिकली आप हम पैटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब हम पैटिंग करते हैं तो डॉकर जो है बेसिकली पोस्ट राउटिंग के अंदर रूल्स क्रिएट करता है और एक नई चेन क्रिएट करके उसके अंदर डेस्टिनेशन नेट के रूल क्रिएट कर देता है। So that's how networking happen in Docker. So we just saw कि हमने किस तरह से जो है इन चीजों को ऑपरेट करना है। Now moving towards the next topic, Docker storage. Docker storage drivers. Okay, Docker uses storage drivers to store image layers and to store data in the writable layer of a container. Docker containers writable does not. Okay. होता क्या है कि आपके जो स्टोरेज ड्राइवर्स होते हैं ना, बेसिकली आपका जो कंटेनर है वो एक इमेज लेयर के ऊपर परसिस्ट करता है। इमेज जो है बेसिकली एक रीड ओनली लेयर होती है, और जो आपकी रीड ओनली लेयर होती है वो आपके मशीन के ऊपर परसिस्ट करती है। जो जो अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं कि जो हमारी इंफेरल स्टोरेज होती है और जो हमारी एक होती है परसिस्टेंट स्टोरेज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस के इंफेरल स्टोरेज क्या है। जब भी हमने बहुत सारे कंटेनर के ऊपर काम करा होगा, सो वी नो कि जो डॉकर के कंटेनर हैं वो अपना जो उनकी जो स्टोरेज की लाइफ साइकिल होती है वो इंफेरल होती है। इंफेरल मींस कि जब तक उन कंटेनर की लाइफ होती है वो उस वक्त तक परसिस्ट करते हैं। देन व्हेन कंटेनर, जब हम उस कंटेनर को डिलीट करते हैं तो वो कंटेनर का जो जितना डेटा होता है वो सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। सो ये जो सारी राइटेबल लेयर की मैनेजमेंट होती है उसके लिए डॉकर बेसिकली यूज करता है स्टोरेज ड्राइवर्स, कि किस तरह से वो अपने लोकल होस्ट के ऊपर या डॉकर होस्ट के ऊपर डाटा को स्टोर करेगा। इंफेरल की बात हो रही है अभी, परसिस्टेंट स्टोरेज की या डॉकर वॉल्यूम्स की बात नहीं हो रही है। So whenever we talk about Docker storage, so there are two things we have to consider. One is storage drivers, and the second thing is Docker volumes. Both are different. Docker storage
is related to inferal storage of the docker container, और inferal storage जब तक docker container की लाइफ होती है उस वक्त तक रहती है, और जो आपकी persistent storage होती है वो docker volumes या mount binds के थ्रू होती है, जो आपका कंटेनर डिलीट भी हो जाए तब भी आपके पास चलती रहती है। सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टोरेज ड्राइवर लेते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिफरेंट स्टोरेज ड्राइवर्स होते हैं, और ये आपकी नीड के ऊपर भी होता है कि आपकी जो नीड है, आप किस तरह का वर्कलोड जो है अपने कंटेनर के अंदर चला रहे हैं, तो आप उसी के लिहाज से अपने स्टोरेज ड्राइवर को चूज करते हैं। लेट्स से आपके पास कोई हाई इंटेंस आईओ वर्कलोड है, तो उसके अंदर आप अपने जो ड्राइवर हैं उसी अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से यूज करेंगे। अच्छा, जब हम इन चीजों की डॉकर स्टोरेज ड्राइवर्स की बात कर रहे होते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट एम्फेरल, और एम्फेरल के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपके जो मशीन है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी। सो वी विल सी कि कौन कौन से स्टोरेज ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल है। So there are storage drivers with respect to different operating systems. So लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको डिस्कस करते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव ड्राइवर्स भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उबंटू के लिए ओवरले 2 रिकमेंडेड स्टोरेज ड्राइवर है। इसके अलावा हमारे पास ओवरले भी है, डिवाइस मैपर भी है, और इसके अलावा AUFS भी है, ZFS भी है और VFS भी है। ये उबंटू के केस में उबंटू बिकॉज उबंटू जो है वो वाइडली मेंटेन्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसकी सपोर्ट भी ज्यादा टूल्स के ऊपर होती है, ज्यादा डेवलपर इसके डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। सो ओवरले 2 जो है इसका स्टोरेज का रिकमेंडेड ड्राइवर है। बट ऐसा नहीं है कि आप डिवाइस मैपर भी यूज कर सकते हैं, लाइक इफ यू हैव LVM इन प्लेस, तो उसका नेटिव ड्राइवर जो है डिवाइस मैपर होता है। अगर आपके पास NFS है तो AUFS इट्स योर चॉइस। अगर आपके पास अंडरलाइन XFS या ZFS फाइल सिस्टम है तो फिर आप डॉकर के लिए स्टोरेज ड्राइवर जो है वो ZFS यूज करेंगे। अगर आपके पास ext3 ext4 है तो यू विल यूज VFS। So there are different types of drivers you could use with respect to your use cases. सबसे अच्छा जो अभी डॉकर के केस में स्टोरेज ड्राइवर्स का IO रेट मिलता है वो हमें ओवरले 2 में मिलता है, क्योंकि ओवरले 2 इज रिसेंटली लॉन्च, नॉट रिसेंटली एक्चुअली, कुछ टाइम हो गया इसको, बट इट इज मोर मेच्योर। जो ओवरले में मिस्टेक्स थी, डॉकर कम्स अप विथ ओवरले 2, जहां पर काओ का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉपी ऑन राइट, और इन्होंने ओवरले 2 में जो है वो पेजिंग के कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करा है, और आइडेंटिटी आइनोड्स और डेंट्रीज के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करा है। लाइक पहले जो आइडेंट्रीज और आइनोड्स के इम्प्लीमेंटेशन थी वो थोड़ी सी वेग थी ओवरले में, देन इट्स वेरी गुड इन ओवरले 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेबियन में। डेबियन में हमारे पास अगेन रिकमेंडेड ड्राइवर ओवरले 2 है, बट इसके साथ जो हम ओवरले भी यूज कर सकते हैं, डिवाइस मैपर भी यूज कर सकते हैं इफ यू हैव LVM, AUFS भी यूज कर सकते हैं और VFS भी यूज कर सकते हैं। सो उबंटू में अगेन अक्रॉस द बोर्ड ओवरले 2 इज रिकमेंडेड स्टोरेज ड्राइवर फॉर डॉकर, बिकॉज क्योंकि डॉकर जो है ने बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली इम्प्रूव करी हैं, एंड दे फाउंड ओवरले 2 इज मोर मेच्योर स्टोरेज ड्राइवर फॉर एटलीस्ट फॉर डॉकर। अगर मैं रैकेट की बात करूं या फिर LXC LXD की बात करूं, तो दे ऑलवेज यूज नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज ड्राइवर्स जो भी उस मशीन में, लाइक अगर वहां पे डिवाइस मैपर है तो वो दे डोंट इम्प्लीमेंट देयर ओन, दे एक्चुअली कैपिटलाइज द एग्जिस्टिंग होस्ट स्टोरेज ड्राइवर्स। तो रेड हैट में भी अगेन रेड हैट क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो दे ऑलवेज गो विद वेरी मेच्योर इम्प्लीमेंटेशन, तो दे डोंट गो विद ZFS और AUFS, they only go with VFS, device mapper or overlay as alternative drivers, but the recommended storage driver is overlay 2. So
so far we covered a lot of stuff. So if you guys have any question, I can open a floor for you to ask. And so there are a few questions in the chat box. Okay, let me see. Yes, depend. पहला क्वेश्चन है नुमान की तरफ से IP ADDR कमांड वर्क ऑन इट. सो इट डिपेंड्स के हाउ यू इम्प्लीमेंट. लाइक मैंने जैसे अभी अपने पास नेट टूल्स का पैकेज इंस्टॉल कर लिया, तो इसी तरह से अगर आप IP नेट या नेट डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं जो इन कमांड्स को सपोर्ट करते हैं, तो आप वो पैकेज इंस्टॉल करें, एवरीथिंग विल वर्क. ओके, there is a one more question. There is no IP address in the virtual network. Why is that? Because हमने कल के सेशन में एक चीज़ नेम स्पेसेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. तो जो भी चीज़ है वो नेम स्पेस के अंदर होती है, और जब आप कंटेनर के अंदर जाते हैं तो यू एक्चुअली लॉग्ड इन टू द नेम स्पेस और फ्रॉम वेयर यू कैन सी. सो कल के सेशन में हमने इसको बड़ा थॉरली डिस्कस करा था कि नेम स्पेस किस तरह से आइसोलेशन क्रिएट करती है, और उसी वजह से जो है हमें जब हमने वी नेट को देखे कि को इफ कॉन्फ़िग करके देखा तो वहां पे आईपी एड्रेस नजर नहीं आया था बिकॉज ऑफ नेम स्पेसेस. I have one more question from Kuneet. How we can communicate multiple containers over network? By default, they are isolated. Okay, there are two things. One is orchestration और second is standalone. अच्छा, जो आपके करंट होस्ट होते हैं ना, जैसे जो डॉकर है ना, बाय डिफॉल्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पस है. ठीक है, जो आपका जो डॉकर एक्चुअली जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, लाइक हम स्वार्म या कुबरनेटिस के ऊपर बात नहीं कर रहे. तो जो स्वार्म है या कुबरनेटिस है, दे वर्क विद ओवरले. बट जो हमारे लोकल डॉकर है वो बेसिकली आपस में बात कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो डॉकर का ब्रिज नेटवर्क है, ब्रिज इंटरफेस है, वो एक वर्चुअल स्विच क्रिएट कर देता है और सारे जितने कंटेनर्स होते हैं उनकी नेटवर्किंग को एक वर्चुअल स्विच के साथ कनेक्ट कर देता है. और इस वजह से इस वजह से वो सारे कंटेनर एक दूसरे से बात कर सकते हैं. लॉजिकली दे आर आइसोलेटेड, बट क्योंकि डॉकर ने नेटवर्किंग के स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा हुआ है कि लोकल नेटवर्क आपस में बात कर सके, तो इस वजह से वो कंटेनर एटलीस्ट आपस में बात कर सकते हैं. If you guys have any questions, so you can ask. So we have like 2 more minutes for FAQ. Okay. We have one more question. Then we have top create bridge network explicitly, right? Yes, whenever you install Docker engine, so it creates a bridge network. So अगर अगर अब जब भी हम कभी कोई डॉकर इंजन का सॉफ्टवेयर docker.io इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल मशीन के अंदर, तो वो एक्सप्लिसिटली जो है वो उस नेटवर्किंग को इम्प्लीमेंट कर देता है, बिकॉज डॉकर सेट्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली आपके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं. तो you don't need to create manually, it will create automatically by its own principles. Okay, we shall move forward. So we thoroughly discuss about Docker storage. Now we will see image and layers. Okay, a Docker image is built up from a series of layers.
each layer represents an instruction in the image Docker file. Each layer expect a very last one is read only. Consider the following Docker file. Okay, so we will discuss कि image and layers क्या होती हैं, कि जो डॉकर फाइल होती है बेसिकली उसकी जो हर लाइन होती है एक लेयर होती है स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. So if we see let me just annotate. I need to annotate, so I'm just okay. Docker की जो basically layers होती हैं वो read only till writable layer होती है. जो आपकी image होती है it always a read only layer, और जो आपका container होता है वो आपकी image का writable format होता है. So जो आपकी each instruction होती है वो एक डॉकर के अंदर एक रीड ओनली लेयर होती है. दिस इज द फर्स्ट लेयर. अगर हम अपनी उस डॉकर फाइल को कंसीडर करें जिसमें पहली लाइन लिखी हुई थी फ्रॉम की, सो दिस इज द फ्रॉम लाइन. इफ आई गो बैक, सो दिस इज द फर्स्ट layer. So what happened, we will see in detail or in action के what I'm talking about. So docker की एक instruction execute होती है तो basically ये एक read only layer होती है. So इस read only layer से एक writable layer create होती है और वो writable layer के ऊपर ये command या instruction execute होती है. फिर उसके बाद इस राइटेबल लेयर से एक और इमेज क्रिएट होती है, वो रीड ओनली लेयर बन जाती है, और उस रीड ओनली लेयर से फिर एक और राइटेबल लेयर क्रिएट होती है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन चलती है. फिर इसी तरह से ये जो फ्लो होता है रीड ओनली टू राइटेबल लेयर, देन अगेन कन्वर्ट इनटू रीड ओनली लेयर, ये टिल यहाँ तक चलता है. फिर उसके बाद एक आपकी इस डॉकर इमेज से आपकी एक रीड ओनली इमेज लेयर बन जाती है. सो इमेजेस जो है बेसिकली आपकी एक रीड ओनली लेयर होती है आपके और जो आपका कंटेनर होता है वो एक राइटेबल लेयर होता है ऑन टॉप ऑफ योर इमेज. आपकी इमेज उसी तरह से रहती है, उसके ऊपर एक राइटेबल लेयर क्रिएट हो जाती है. ठीक है, सो वी विल सी इन लिटिल मोर डिटेल. ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमने डिस्कस करा इसको अब हम एक्शन में भी देखते हैं. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कुछ टॉपिक्स मजीद डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो इनटू द एक्शन. ओके, कंटेनर्स एंड लेयर्स. अब जस्ट वी विल डिस्कस के द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कंटेनर एंड इमेज इज द टॉप राइटेबल लेयर. All writes to the container that adds a new or modify existing data are stored in this layer, in this writable layer. So what happened, आपकी जो इमेज की लेयर होती है उसके ऊपर आप जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं वो बेसिकली आपके राइटेबल लेयर के अंदर सेव हो जाती है, और उस सेफ लेयर को वो दोबारा एक और इमेज लेयर में कन्वर्ट करता है. और उस इमेज लेयर को हम दोबारा से अगर हमें उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी हो तो फिर हम उसके अंदर उसी एक रीड ओनली लेयर से एक और राइटेबल लेयर क्रिएट करते हैं. सो कंटेनर आपकी एक इमेज से हमेशा जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम लेट मी गो बैक टू द दिस डॉकर फाइल. सो होता क्या है कि आपके पास एक ये इमेज होती है, तो डॉकर इंजन क्या करता है, इस राइटेबल रीड ओनली लेयर से एक राइटेबल लेयर का कंटेनर क्रिएट कर देता है और उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता है. जब ये इंस्ट्रक्शन जो है एवरी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट विद इन द कंटेनर, नॉट ऑन द इमेज. जब हम डॉकर बिल्ड की कमांड चलाते हैं तो वट एवर वी क्रिएट इट्स एक्चुअली एग्जीक्यूट विद इन द container, not on the image. So we will see that in real action how these all those happened. So then होता क्या है कि हम इस writable layer से एक container execute करते हैं, उस container के अंदर ये वाली line चल जाती है, ये instruction pass हो जाती है as a Linux instruction. बाय द वे जो हमारी डॉकर कंटेनर होते हैं, डॉकर फाइल होती है दैट्स रिटन इन HCL लैंग्वेज. HCL लैंग्वेज को डॉकर इंजन जो है बेसिकली कन्वर्ट करता है राइटेबल कंटेनर लेयर में.
और उसके अंदर ये एग्जीक्यूट कर देता है, और लाइक ये कॉपी की इंस्ट्रक्शन को लिनक्स कमांड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, एंड देन इट राइट्स रन्स इनटू द कंटेनर. देन जब जब ये कमांड व्हेनेवर दिस कमांड्स एग्जीक्यूटेड, तो वो उस कंटेनर की एक और इमेज क्रिएट कर देता है, और उसी जो न्यू इमेज क्रिएट हुई है उससे एक और कंटेनर एग्जीक्यूट करता है, और उसके अंदर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता है, और फिर ये जो फ्लो है वो एंड तक चलता रहता है. So this is something we were discussing in the containers and layers. So the same thing we will be discussing in this slide as well. Okay, we have multiple containers can access the same layer, underlying layer. Like as we saw, okay, we can spawn up multiple Docker container within the same image. So जो basically read only layer है, उसको वो कॉपी करते हैं, और एक उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, एंड उसको राइटेबल लेयर कन्वर्ट कर देते हैं, थिन राइटेबल लेयर क्रिएट कर देते हैं. सो इसी तरह से, इसी वजह से जो है होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक फाइल होती है, उस फाइल की हम मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं. द सेम हैपेंड विद डॉकर इमेजेस एज वेल. सो एक डॉकर इमेज होती है, देन वी कॉपी द डॉकर इमेज विद अ डिफरेंट नेम, और उस डिफरेंट नेम के ऊपर उस फाइल के अंदर हम अपनी एडिटिंग करना शुरू करते हैं. लेट्स से हमने एक फाइल 1.txt क्रिएट करी, उसके बाद फाइल .txt क्रिएट करी, उसकी हमने कॉपी क्रिएट करी फाइल 1.txt, और उसके अंदर हमने अपनी कोई भी कोड लिखना शुरू कर दिया, या कोई भी कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, और उसको अलग सेव कर दिया. उसका इम्पैक्ट आपकी फाइल .txt पे नहीं होगा. इसी तरह से अगर हम उससे एक और फाइल कॉपी क्रिएट करना चाहे तो हम फाइल 2.txt कर सकते हैं. तो अब हम फाइल 2.txt को सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं, फाइल 1.txt को सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं. तो द सेम कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट्स इन डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर्स. So what happened under the hood? So whenever you create a Docker container, it takes a copy of your Docker image file and create a separate file for its own. Then it start editing that particular file. It won't change in the main file. Like in that case, we can consider Ubuntu 15.04 is our main file. If someone runs a C1 container, so what happened? The Docker engines create a copy of Ubuntu 15.04 with the name of C1, and then allow user to edit C1 directly. So whatever we write in the C1, it won't impact, or it won't write back to Ubuntu 15.04, because that part is read only. So this is the same concept we just discussed. Like file 1 file.txt, we create a copy of file 1.txt, and then we start editing. So the same concept implements in Docker containers and Docker images. So whatever we discuss, we will see in action. So for this, I need to bring multiple sessions of my web terminal. Let me see if I can duplicate that session. Yes, I can. Okay, we have one session. ओके, थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन मल्टीपल सेशन. सो अभी हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो अभी तक हमने बात करी है कि डॉकर फाइल किस तरह से काम करती है, और किस तरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डॉकर फाइल. एक छोटी सी डॉकर फाइल क्रिएट कर लेते हैं. तो हम एक डॉकर फाइल क्रिएट कर लेते हैं. Okay, we already have one Docker file in this machine. Luckily, we have one. So we have we were using Ubuntu image. Then we are executing run command under the same Docker file, and that actually execute apt-get update upgrade. And then we are installing OpenSSH. Then we are installing Nginx. Then we are installing
Vim. So there are 1, 2, 3, 4, 5. So there are four instruction going to be executed through this Docker file. So we will see when we execute that Docker file, so what happened under the hood. So for this, in first terminal, I'll be running a build command. So this window will be running a build command, and then let me create one more duplicate tab. Okay. So this is our one more tab. We will put that tab right behind it. और इसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड अपनी डॉकर इमेजेस की, और हर कमांड को हम चला देंगे वॉच के साथ, वॉच स्पेस -n1, सॉरी 1, और हम चला देंगे डॉकर images. Let's remove, for the sake of simplicity, let's remove all the Docker images. Docker RMI. Tomcat Ubuntu. Okay, for the sake of simplicity, remove all the containers as well. Docker RMI space NSF C1 C2 C3. We are just cleaning up everything. So हमारे पास एक clean environment होगा Docker PS. Okay जी. Docker images. Nothing is. There are 2 Docker images. We have to remove them as well. So we have nothing. So अब हम क्या करेंगे इसको, we will run it through watch command. So watch command, it execute automatically Docker images command every 1 second. Okay. Now we need to pull our third terminal, और इसमें हम चलाएंगे docker ps की कमांड. I don't know how can I fix that. क्लियर. इस पे हम चला देते हैं वॉच के साथ डॉकर पीएस की कमांड. ठीक है. अब इस टैब में हमारे पास डॉकर बिल्ड की कमांड चलेगी, इसमें हमारे पास इमेजेस डॉकर इमेजेस की कमांड चलेगी, और ये हमने डॉकर पीएस. सो जब हम डॉकर बिल्ड चलाएंगे, बिल्ड की कमांड चलाएंगे, तो जो जितनी इमेजेस बनेंगी और जो कंटेनर्स क्रिएट होंगे वो हमें साफ नजर आ रहे होंगे. सो लेट्स रन डॉकर बिल्ड कमांड. ओके. डॉकर बिल्ड स्पेस -t, और इसको कर देते हैं 1 image, and we will see कि under the hood क्या होगा. हमने जब docker build की कमांड चलाई, so it says
इट्स स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट, जो डॉकर फाइल के अंदर कॉन्टेक्स्ट था उसको कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली जेसन फॉर्मेट में, ताकि उसको डॉकर डीमन को फीड करे। ठीक है, पहली का एग्जीक्यूट हुई। अब जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, सो वी विल सी कि एक इमेज यहाँ पे नजर आ गई उबंटू की, और यहाँ पर उसी टाइम पे कंटेनर, क्यों एपीटी की कमांड चली तो यहाँ पे कंटेनर चल गया, एंड वी विल सी कि वन डॉकर इमेज इज ऑलरेडी देयर। अब ये कंटेनर टर्मिनेट हुआ एंड वी सी कि एक और इमेज क्रिएट हो गई, और इस इमेज से एक और कंटेनर स्टार्ट हो गया। इफ वी सी इमेज आईडी A30 एंड A30, अब जैसे ही वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी तो ये जो इमेज है ये डिलीट हो जाएगी। अब देखिए कंटेनर डिलीट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ी देर में एक और नई इमेज आ जाएगी, एक और नई इमेज आ गई, और उस नई इमेज से हमारे पास एक कंटेनर स्टार्ट हो गया, और उस कंटेनर के अंदर हमारी नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गई। एंड उस, अब देखें यही चीज, द थिंग विच आई वांटेड टू प्रूव, कि जो हमने डिस्कस करा था कि कंटेनर से इमेज बनती है और इमेज से कंटेनर बनता है, और फिर उसी तरह से ये फ्लो तब तक चलता रहता है जब तक आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए। सो okay, so guys, so far we have covered around most of our topic. We will be jumping into the last topic of our, so if you guys have any question and concern, so we have a floor open. Yeah, Kenny, welcome. Yeah, it's for locals. That's why I mostly speak in Urdu. This is our native language. Yes, this is a native Linux utility which comes by default. So whenever you need to execute a command iteratively for every 1 second, 2 second, 3 second, or whatever the number of seconds, so you could utilize. For the sake of people who joined us from abroad, rest of the session I'll be speaking in English. I saw there are people who joined from different nationalities, so for the sake of them, I'll be speaking in English. Okay, what the one image, that means command you wrote. Okay, the one is our image name. This is the writable layer, read-only layer that we created or we discussed. So every time we create like we execute one layer, Docker file instructions, so it creates a container for the actually from the read-only layer. It creates a container from the read-only layer, and until, because this is the tag that I gave when I was running the build command. So so one image is nothing, it's just a tag that I gave to my Docker image. I have another question. Yeah. I just joined a little while ago. I was wondering, you're building an image and you're showing us that there are multiple images being created with the like in the other tab. Like I didn't get it. Okay, what happened? Let me open up my Docker file again. So we were discussing these things a little earlier, and we thoroughly discussed. So what happened? So whenever we execute any particular command through our Docker file, so it takes a read-only layer, and then it creates a container from read-only layer. Container, because we could not write on read-only layer, which is image. So from the concept perspective, we couldn't write directly onto the Docker image. So what we do, actually, we create a copy of our main image and create a container. So container, it's a writable layer,
and whenever we execute any instruction, those instructions directly execute within the container. So we create a container which is a writable layer from Ubuntu image, and then we execute this instruction on this particular container, and then we Docker engine creates a image after this instructions being done, and then this is the read-only image for our next instruction. And then following the other steps, we execute Docker engine execute instruction and create a read-only image, and then from this image that created in this stage, we create another container and execute our next instruction. So that goes till our last instruction, and then finally we have our image with a tag called oneImage. I hope I answered your question. If not, I can clarify more. Okay, that means for every instructions we'll be having layer by layer approach, and with that number of images subsequently. Yes. So whenever we execute an instruction, it will create a Docker container from that image. And after executing, it preserves the data, whatever we executed or saved by the instruction. And it creates another Docker image that we just preview, that every time we execute, it preserves data in the form of Docker image, and it creates a dangling image. And then it from the dangling image, it creates a new container which we were showing over here. If that step is not clear, we can do one more time. I think we are good. I think we are good. Thank you. Okay, thinks of it. As he installed Ubuntu image. We have another question. Image first and create his own image on top of Ubuntu image. Yes, exactly. This is what is happening. So it installed Ubuntu image, create a container, and then from the container, it creates another image on top of Ubuntu image. So this is the concept that actually we want to. I didn't understand one thing which you mentioned about like read only like lines, and you know, Numan, your voice, I'm hearing lots of static. Naman, you can just write in the chat box if that's okay with you. I have a question, Mansoor. Yeah. So as we saw in the file, in the Docker file, that we have added multiple instructions like a run commands. Mm-hmm. So what is the best practice to have, like instead of giving multiple instruction in a different line, can we keep all these run command in a single line, so the image build process will be more faster? Yeah, because this is just for a demo purpose. I added more. I wanted to add more executions. So the best practice is to reduce the number of spaces in your like number of instructions. Try to minimize. If you have iterative instructions, like apt, if you need to install many packages, so try to install them in a single instruction instead of multiple instruction, because it will consume more time. It creates an image for every steps. It creates a Docker container for every Okay. Okay, one more question. We have a couple of questions. Okay, can you tell us about the concept of multi-stage Docker file? And then we have one more question. What do you mean by read only, as the lines you wrote in Docker files are actually executable command? So I will start with the Numan's questions, and then I will answer the
on it as well. So that means होता क्या है कि जो आपकी एक लेयर होती है, this is the layer, this is our layer. So जब इस एग्जीक्यूशन को हम इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बेसिकली राइटेबल लेयर चाहिए होती है. जो आपकी डॉकर इमेज होती है ना, दिस इज योर रीड ओनली लेयर. सो आप रीड ओनली लेयर की एक कॉपी क्रिएट करते हैं. लेट्स से आपने कॉपी क्रिएट करी वन इमेज के नाम से, एंड उस इमेज से आपने कंटेनर क्रिएट करा, और उस कंटेनर के अंदर आपने, कंटेनर बेसिकली एक यूनिक्स प्रोसेस होता है ना, तो हम उसके अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं. सो एवरी टाइम जब भी हम उनके अंदर अपने इमेज की एक कॉपी लेते हैं, इस इमेज की हमने कॉपी ली, और उसके इस तरह से लेते हैं कि हमने उबंटू की इमेज की एक कॉपी ली, लेट्स से कंटेनर 1 के नाम से. कंटेनर 1 के अंदर हमने जो है ना ये एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर कंटेनर 1 को हमने सेव करा, और फिर उसके बाद कंटेनर 1 की एक और कॉपी क्रिएट करी कंटेनर C2 के नाम से. ठीक है, C2 के अंदर हमने C2 से हमने कंटेनर क्रिएट करा, कंटेनर से हमने उसके अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट कर दी. फिर इसी तरह से हमने इसकी एक और लेयर, इससे एक और इमेज की कॉपी क्रिएट करी कंटेनर 3 के नाम से, और उससे एक हमने कंटेनर 3 स्पॉन अप करा. सो ये प्रोसेस जो है ग्रेजुअली जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज डॉकर फाइल. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो है हम कुछ पैकेजेस को बिल्ड करते हैं. लेट्स से नोड की एग्जांपल लेते हैं. नोड, यस, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम यही जैसे ये apt-get इंस्टॉल आपने किया, ये एक ही लेयर पे अगर हम सारी चीजें इंस्टॉल कर देंगे तो क्या इस इमेज पे हमारे पास कुछ इम्पैक्ट आएगा? आपकी एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा. ओके, इमेज मतलब स्पेस उतना ही गैप करेंगे. यस, आपकी एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि एवरी टाइम आप जो है एक इमेज क्रिएट करने का टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे. लेट्स से आपकी एक इमेज क्रिएट होती है 3 सेकंड्स में, उसके बाद 1 सेकंड में आपका उस इमेज से एक नया कंटेनर क्रिएट होता है. सो आपके पास 4 इंस्ट्रक्शन है, तो आपके 16 सेकंड ज़ाया हो रहे हैं. अगर आप सारी इंस्ट्रक्शन को एक लाइन में डाल देंगे तो वो जो आपके 16 सेकंड हैं वो सेव हो जाएंगे. एडिशनल 16 सेकंड जो है वो सेव हो जाएंगे. ओके, थैंक्स. ओके, अच्छा, ओके, हमारे पास क्वेश्चन था कि मल्टी स्टेज डॉकर फाइल. बेसिकली नोड की एग्जांपल लेते हैं. सो नोड में क्या होता है कि आपके पास अगर आप Next.js या Next.js या React की एप्लीकेशंस वगैरह कंपाइल कर रहे हो या उनकी बिल्ड्स बना रहे हो, तो आपको जो है बहुत ह्यूज लिस्ट ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिससे आपकी बिल्ड क्रिएट होती है. फिर उस बिल्ड क्रिएट होने के बाद ना आपके वो जो पैकेजेस हैं वो अनवांटेड हो जाते हैं. तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम पहले एक बेस इमेज के एक स्टेज बनाते हैं जिसमें हम Node.js की डॉकर इमेज यूज करते हैं, उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, और अपनी एप्लीकेशन को जो बिल्ड कोड होता है, जो HTML फाइल्स होती हैं, उसको एक और स्टेज क्रिएट करते हैं सेम डॉकर फाइल में, और उसके अंदर जो है हम अपने जो मिनिमम पैकेजेस हैं Nginx, हमने सिर्फ Nginx की इमेज यूज करी और उसके अंदर वो HTML फाइल्स उससे सर्व करा दी. तो जब आपको अपने कंटेनर की या अपने डॉकर इमेज की साइज को ऑप्टिमाइज करना हो, उस कंडीशन में हम मल्टी स्टेज डॉकर फाइल्स यूज करते हैं. I have a question about the layering in the Docker file. And like, for example, we have write the multiple instruction, and like each of the instruction actually a one layer in the Docker image. And sometime it happens like you have changed one of the layer and like it actually pick up like all the instruction before that layer from the cache, and like then all of the next layers will be actually rewritten and not picked from the cache. So like that means like daemon is containing each of the layer in somewhere in the cache, like because we currently can only see like there is only one base image and then one image which actually contain all of our Docker thing. But like on the backend side, like it might contain other layer in the cache as well. Yes, so होता क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, it's more like a git.
Git में जैसे आपके versions control होते हैं, every time you execute a layer, it creates a commit. So अगर आप इस कमिट को अगर डेवलपर हैं तो आपको इस चीज़ का कमिट से अगर पीछे कमिट पे जाना हो तो उसके बाकी सारे कमिट्स जो है वो फ्लश हो जाते हैं. सो इट्स मोर लाइक इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे गिट कमिट का फ्लो होता है ना, वो बेसिकली डॉकर भी उसी फ्लो को यूज करता है कि जो एक जैसे हमारा गिट जो है वो लेयर्स क्रिएट करता है, इसी तरह से जो है हमारा जो डॉकर है वो भी लेयर्स क्रिएट करता है. अब वन इमेज के अंदर अगर जैसे हमारी ये वन इमेज है ना, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के लेयर्स जो है ना कमिट हुए हुए होंगे. सो लेट्स से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ये वाली डॉकर क्या करेगा, इस लाइन को कमिट करेगा, फिर उसके बाद इसी कमिट के ऊपर ये वाली लाइन कमिट कर देगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिरी लाइन तक कमिट करेगा. लेट्स से आपने यहाँ पर कोई चेंजेस करे, सो डॉकर डीमन कंसिडर करेगा कि ये दोनों चीजें रिमूव हो गई और वो अपना हेड सेट कर देगा यहाँ पे, अपनी ब्रांच का हेड सेट कर, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं ब्रांच का हेड सेट हो जाएगा इस वाली लेयर के ऊपर. और उसके बाद जितनी लेयर्स हम ऐड करते जाएंगे वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी. फ्रॉम अ बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि गिट जो है बेसिकली लेयर्स में अपने डाटा को स्टोर करता है, सो व्हेनेवर वी ऐड न्यू इंस्ट्रक्शन वी ऑलवेज ऐड इन द बॉटम. So this is one best practice which I observed during my career. So whenever हम कोई नई instruction add करें तो कोशिश हमारी ये होती है कि bottom of the file add करें. अगर bottom of the file नहीं कर सकते तो at least जहाँ जितना lower जाके कर सके उतना lower जाके करें. Cool, that makes sense. And I think like it's always, I think that's the reason we use the multi-stage as well, because like sometimes Yes. your instruction is copying the code and like that is on the top level, and like if something change in the code and then you have to like rerun all of those instruction and you just copy the package file there on the top. Yes. Yeah. Hi Kenny. Yeah, go ahead Kenny. Yeah, hi Masu. Yeah, good. Thank you Hi. for this presentation. So my own question is on the multi-stage Docker file. Since you showed us earlier that the commands that we have in our Docker file, Docker container is going to be created and a Docker image is going to be created by the commands that we have. So now I want to like go to the multi-stage. So how does that work in a multi-stage Docker file? Is it a Docker is going to be creating one container per the stage, or it's going to be creating containers per the commands, the lines of commands that we have in stage 1, then go to stage 2 as well, create containers per, if you have like 5 lines in stage 2, it's going to create containers for stage 5 containers for stage 2 until you get to the last one. So, or is it just one stage, one container, second stage, two containers, stuff like that? Yeah. Okay. Yeah, thank you. Thanks for the question, Kenny. Very nice question, I believe. So, from multi-stage perspective, nothing will change. The flow will remain same. So the only change which happens, let's say, we have, this is our one stage. Let me do that in as build. Okay. So the next stage, we run it like this. So every flow will remain same. After executing all those steps, all these steps, it creates an artifact. Like a temporary folders, so a temporary container. So what happened, whatever you have here, you can copy in this Docker container as well. So it's more like there is no reiteration of execution. These commands will execute once, and then whatever this container will stay alive until these steps can be these steps are done. So there is nothing flow in from flow perspective. All these commands will execute in a way that it's executed, and then what happened from this stage, this container will continue to run.
So you can copy we imagine we build node packages over here, and we need to copy the HTML files. So this container will not go will not go gone away. It will keep run. So after let's say we need to copy let's say we need to copy minus from build, and then what we copy, we say app/html, and then we can copy into the current container, or maybe we can define our path of the doc root. So what we can do is this is something which actually happen under the hood. So all those commands will execute it in normal way, but what happened in normal scenario, when the executions got completed, container will die. But in multi-stage file or in multi-stage Docker file, this after this last execution, this container will continue to run until these steps are done. So until because purpose of multi-stage file is we can copy anything, or we can access any file or folder from our previous build previous stage. So Docker consider its entire as a stage, as a separate stage, and it treats this particular piece as a separate stage. So from the last instruction, whatever the content in the last container, Docker engine will keep it running until the second stage or last stage got executed completely. I hope I answered your question, Kenny. Yeah, thank you. Yeah. Okay, got it. So any more question? Okay, I think we shall resume our presentation. There is one question, I think, from Naman. Okay. Or it's a comment, I don't know. Yes, it's just a read-only line. And Kunait has also asked. Yes, there are certain best practices. As one best practices I shared, whenever you need to add new instructions in your Docker file, try to add bottom of your file as much as you can, or try another best practices is use the multi-stage Docker file. If you have scenarios where you are building package in your Docker file, so try to use or try to maximize the Docker file in multi-stage mode. So that will actually enhance or improve your Docker build process or Docker build time. And yeah, there are many others as well. So this is something we normally use in our daily life. Okay, now everything we discussed, it was like everything we just saw, all these steps are for Impharl, like it's for the container storage. Now we are moving towards the part where we need to store data with persistent storage. So there are scenarios where we need to keep our data, like imagine we create our database container. So in that case, we need to persist that data. So there are two ways we can persist data. One is Docker volumes, and then second is bind mounts. So there are two types of persistent storage we could utilize, Docker volumes and bind mounts. Both has their own pros and cons. So, but Docker volumes is native to the Docker engine. It's you can say it's ये जो है basically preferred method है for creating persistent storage in Docker container. जो bind mounts है, that actually native to your operating system in Linux. So
सो जो बाइंड बाउंड्स होता है वो नेटिव है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से। सो जो द फ्लो इज कंटेनर के जो वॉल्यूम्स होते हैं दे आर डायरेक्टली स्टोरिंग डेटा टू फाइल सिस्टम, whereas bind volume copies the data to tempfs and then which is actually a memory, and then convert into the file, commit back to the file system. So bind volumes are little slower because of commit life cycle. Docker volumes are comparatively faster because of the native approach. Docker container की जो native approach होती है, इस वजह से it's comparatively little faster. Okay, volumes are easy to backup or migrate than bind mounts. Then you can manage volumes using Docker CLI commands or Docker APIs. Docker volumes जो है तो basically easier to backup हैं. There are ways जहाँ पर जो है अपने आप Docker volumes को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. Like इसके अलावा जो है आपके जो bind mounts होते हैं, let's say अगर there are one way I actually used, I will share it in a moment. So और दूसरा वे होता है कि डॉकर की CLI कमांड्स और डॉकर की API के थ्रू भी जो है आप वॉल्यूम्स को मैनेज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और माइग्रेट कर सकते हैं. वॉल्यूम वर्क्स बोथ ऑन लिनक्स एंड विंडोज कंटेनर्स. लाइक आपके जो अगर आपने कोई वॉल्यूम क्रिएट करा है लिनक्स मशीन के ऊपर, इफ यू माइग्रेट दैट वॉल्यूम टू अ विंडोज दैट विल वर्क, बट बाइंड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. So sometime it won't work due to the file system, like जो आपकी data है वो sometime होता है FAT32, but that can be catered now. Previously वो एक थोड़ा सा challenge होता था Docker के केस में, but it's now achievable. Volumes can be more safely shared among the multiple containers. Volumes को हम multiple containers के साथ easily share कर सकते हैं. Volume drivers let you store volume on the remote hosts or cloud providers to encrypt the content of the volume. Obviously volumes को जो है हम different cloud providers के साथ जो है वो store कर सकते हैं. New volumes can have their content pre-populated by container. हम commands के through जो है container के अंदर कुछ data populate भी कर सकते हैं. Volumes on Docker desktop have much higher performance than bind from Mac and Windows hosts. So this is we already discussed कि जो bind mounts होते हैं वो comparatively slow होते हैं हमारे जो Docker की volumes होते हैं. So before we move, let me share something. Just give me a moment. We are about to end. Okay, let's do that. Okay, Docker जो अपना सारा डेटा है वो इस डायरेक्टरी में सेव करता है, var lib docker. So ये इसमें जो है डॉकर का अगर जितना डॉकर रिलेटेड डाटा होता है ना वो सब इधर स्टोर होता है. जितनी हमारी डॉकर की इमेजेस हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, ओवरले के स्टोरेज वॉल्यूम्स हैं, प्लगइन्स हैं, रन टाइम्स हैं या स्वार्म से रिलेटेड. सो डॉकर रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो इस फोल्डर में होता है. अगर आप इस फोल्डर को किसी और होस्ट पे ले जाएं और उस वहां पर डॉकर इंजन इंस्टॉल करें और वहां पर सिर्फ डॉकर स्टार्ट कर दें तो आपके जितने कंटेनर हैं वो उसी तरह से मिलेंगे जिस तरह से इस मशीन पे चल रहे हैं. लेट्स सपोज आपके यहाँ पर अभी डॉकर पीएस अगर मैं यहाँ पे 3-4 कंटेनर क्रिएट करता हूँ और मैं इस पूरे फोल्डर को किसी और मशीन पे लेके चला जाता हूँ तो ये इसी तरह से फंक्शन करेंगे और इसी तरह ये कंटेनर मुझे उस जगह पे भी मिल जाएंगे. सो देयर इज नो एडिशनल स्टेप्स यू नीड टू डू. व्हाट एल्स यू नीड टू डू इज कि आप वहां पे जाएं, varlib डॉकर के फोल्डर को उड़ाएं, यहाँ से varlib डॉकर के फोल्डर को कॉपी करें, ठीक है, और उस दूसरी मशीन पे ले जाके कॉपी करके डॉकर के डीमन को स्टार्ट कर दें. द ओनली थिंग यू नीड टू डू व्हाइल यू आर कॉपिंग
फर्स्ट आपने डॉकर की सर्विस को स्टॉप करना है, फिर उसके बाद वहां से डॉकर के फोल्डर को रिमूव करना है. बिफोर यू आर रिमूविंग डॉकर फोल्डर, सो आपने डॉकर के फोल्डर की एग्जैक्ट परमिशन चेक करनी है. सो जो डॉकर के फोल्डर है ना, उसकी एग्जैक्ट सेम परमिशन होनी चाहिए कि जो डॉकर का फोल्डर है उसके ऊपर ऐसे कर लेते हैं डॉकर. तो जो डॉकर का परमिशन, डॉकर का फोल्डर है उसके ऊपर रूट के प्रिविलेजेस होने चाहिए, और जो डायरेक्टरी है उसके ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर ओनर और सिर्फ एग्जीक्यूट फॉर ग्रुप्स. सो ये परमिशन सेम रहनी चाहिए जब आप दूसरे मशीन के ऊपर डेटा कॉपी कर रहे हो. एंड डॉकर के अंदर की भी जो परमिशंस हैं वो सेम ही हो. अगर मैं जैसे अभी हमने बात करी थी इमेजेस की, अगर मैं सीडी करके इमेजेस में जाऊं, सो ओवरले के अंदर तो मेरे पास इमेज डीबी है और लेयर डीबी है. इस फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस स्टोर होती हैं. जितनी हम इमेजेस क्रिएट करते हैं या डाउनलोड करते हैं वो सारी इमेजेस जो है वो यहाँ सेव होती हैं. इसके अलावा ये जो वॉल्यूम्स, जितने हम वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं वो इस फोल्डर के अंदर जाते हैं. जितने हम कंटेनर्स क्रिएट करते हैं, वो इस फोल्डर में आते हैं. लेट्स से अभी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, तो अब एक हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, कंटेनर -it C1 उबुंटू के इमेज से कंटेनर क्रिएट कर देते हैं. सो यू विल सी कि जो आईडी मेरे पास यहाँ आई थी उसी का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है. ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर पूरा स्ट्रक्चर कंटेनर का इम्फेरल वाला कंटेनर का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे इस वाले डायरेक्टरी में मिल जाएगा. अब क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर हमारे माउंट्स होते हैं, लोकल माउंट्स होते हैं, resolve.conf होती है, होस्ट की फाइल होती है, होस्ट नेम की फाइल होती है, और चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कंटेनर. अच्छा, जितना DNS रेजोल्यूशन होती है जो कंटेनर के अंदर, वो resolve.conf से होती है. ये जो भी हमारे कंटेनर का नाम होता है वो इस फाइल में होता है, होस्ट नेम की फाइल में. ठीक है, ये हमारे कंटेनर का नाम होगा. अगर मैं डॉकर ps करूं तो 01f एंड 01f. सो जितनी कंटेनर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होती है, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूंगा इस फाइल को, तो ये कंटेनर का नाम भी चेंज हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं ये माउंट्स में आऊं cd करके, तो जितने मेरे माउंट्स होंगे वो इधर लिस्ट होंगे. अभी क्योंकि मेरे पास कोई माउंट्स है नहीं, मैंने कोई माउंट्स यूज नहीं करे हुए, तो अदरवाइज वो माउंट्स मुझे यहाँ शो हो रहे होते. तो ये बेसिकली, अगर मैं इस डायरेक्टरी, ये बेसिकली पूरा जो एक कंटेनर का स्ट्रक्चर होता है वो हमें इस डायरेक्टरी में मिल जाता है. अगर हमें कंटेनर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें इस डायरेक्टरी में कंटेनर से रिलेटेड मिलेगी. और इसमें बेसिकली कंटेनर के लॉग्स होते हैं. एक बिफोर वी हेड आउट फ्रॉम द सेशन, समटाइम आपके जो कंटेनर्स होते हैं वो फॉर अननेसेसरी रीजन बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बहुत सारे कंटेनर्स हैं, बहुत सारे डॉकर होस्ट की मशीन्स होती हैं, डॉकर के जो होस्ट होते हैं वो मतलब स्पेस एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं. जब मैंने रिसर्च करी तो फिर मुझे पता चला कि डॉकर के जो लॉग्स होते हैं ना वो समटाइम फ्लश नहीं होते हैं. तो इस फाइल का साइज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो कभी आपके पास ऐसा हो कि डॉकर के कंटेनर जो हैं वो आपके जो डॉकर के होस्ट हैं वो ओवरसाइज्ड हो रहे हों इन विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, तो आप उसको जो है वो इस फाइल को एम्प्टी कर दें. सो इस फाइल में सिर्फ डॉकर के कंटेनर से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उसके लॉग्स होते हैं. सो ये कुछ चीज़ें थी स्टोरेज से रिलेटेड. अच्छा, जो आपके वॉल्यूम्स होते हैं डॉकर के, वो बेसिकली जितने आप वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं वो आपके इस फोल्डर में नज़र आते हैं. अगर हम cd करके इस फोल्डर में जाएं, cd वॉल्यूम्स, तो अभी हमारे पास कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा. अगर हम करें डॉकर क्रिएट
वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्रिएट होता है, आई डोंट, वॉल्यूम क्रिएट वॉल 1। तो अगर हम लिस्ट करें तो हमारे पास वॉल 1 का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अगर मैं इस वॉल 1 के अंदर जाऊं सीडी करके वॉल 1 के अंदर, तो अभी क्योंकि ये फोल्डर खाली होगा तो इसके अंदर सिर्फ जो भी वॉल्यूम का डेटा होगा वो इधर पड़ा होगा इस फोल्डर के अंदर। तो अभी क्योंकि हमारे वॉल्यूम में कोई डेटा नहीं है, इसी तरह से मैं जितने वॉल्यूम्स बनाऊंगा वो मुझे इधर ही इसी डायरेक्टरी में मिलते रहेंगे। बिकॉज हमारा कमिटमेंट था कि हम जो बात करेंगे उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि स्टोरेज कैसे मेंटेन होती है। और हम अपने ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ सेशन हमने कमिटमेंट करा था कि जो भी चीज़ होगी हम प्रैक्टिकली करके उसको देखेंगे। तो वी आर डूइंग इट सो फार नाउ कि जो भी चीज़ हम कह रहे हैं वो एक्चुअली हम करके भी दिखा रहे हैं। सो अगर आप कोई डॉकर के प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो वो इस डायरेक्टरी में मिल जाते हैं। सो ऑल इन ऑल जो डॉकर रिलेटेड कंटेंट होता है ना वो इस पूरे फोल्डर के अंदर होता है। अगर आप इसी फोल्डर को उठा के कहीं और कर दें सो आपका जो डॉकर की स्टेट है वो बिल्कुल सेम आपको दूसरे रिमोट मशीन पे भी मिलेगी। Thank you. Any question? Yes, I have a question. Like we have seen for the persisted data, like we have two choices. Like we have volumes and then we have mounts. And like we have seen like volume has like much better in terms of speed as well and like other criteria. So when we actually have to use the mounts, or what is the purpose of mounts? Okay. Mount is a simple way of mounting local storage to your Docker container. So it's up to your choice. For me, whenever I'm creating a container for data stores like Redis or anything, so I always go with volumes. बिकॉज कंपैरेटिवली उनका आईओ रेट जो है वो थोड़ा सा फास्टर होता है बाइंड माउंट्स के, क्योंकि बाइंड माउंट्स का जो लाइफ साइकिल है या कमिट साइकिल है इट्स कंपैरेटिवली लॉन्गर देन वॉल्यूम्स। जो आपके जो वॉल्यूम्स होते हैं उससे थोड़ा सा जो लेटेंसी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, आइदर इट्स रीड और राइट। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर मुझे जो है रीड ऑप्टिमाइज या राइट ऑप्टिमाइज चाहिए तो आई विल गो विथ वॉल्यूम्स, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो बाइंड माउंट्स। सो द ओनली डिफरेंस इज कि आपको दोनों उसमें -v का स्विच ही लगाना होता है, एक में आपको एब्सोल्यूट पाथ देना होता है और एक में वॉल्यूम का नाम देना होता है। सो प्रेफरेंसेस इज अप टू अस कि हम किस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। I have a question. Yeah. So actually, we usually do mounting for the purpose of development. Like जब भी developer काम कर रहा होता है तो we used to have mount. So quick way में changes करके reflect कर रहे होते हैं changes को अपने using a mount point. Whereas volumes हम use कर रहे होते थे to keep the data persist for any of the website to be host through Docker. But मेरा question ये था कि is it a good practice to have databases in Docker while using persistent volume? For me, it's never been a good idea to use Docker for your data stores unless you have too much limitations. Okay. The only reason जो आपकी database और softwares होती हैं they always requires a higher IO. So that's why we always choose कि जो आपके databases हों they should not be on container, they should be on machines instead. Okay, thanks. I have
another question, not related to volumes, but related to the Docker files. We normally use the base image whenever like we are building an image, and like mostly we try to like from Ubuntu or like from Node image or whatever like required for that Docker file. So what are the best practices or like the security wise, or like what base image we have to choose whenever we are actually building our new Docker file? So what I always prefer, I always go with minimal images. Like I always used to go with images that has size of maximum 50 MB. So they don't keep additional softwares. There are very rare chance of installing backdoors, because if you install any backdoors, you require to install their compilers and their execution runtimes. So I always choose to go with minimum Docker images. And another thing which I follow, whatever the image I'm using, I always use the official image from the Docker Hub. So I always go back to Docker Hub, and I will always see is this the official image, and it's identified as official image in Docker Hub or not. If that is the official image, I have no issues to use it. So whenever you use official images, they are very tiny in size. Like they were like 23 MB, 28 MB. So these images are quite safe to use, because these images does not contain any additional softwares. Cool. And like sometimes you are more concerned about the security, and sometimes like the base images you are using might have the leaks, and might be like, for example, you are preferring CentOS over Ubuntu because might be of some leaks there, or like, is there any recommendation you will make? Like, okay, these are the best images you can use for the base image in terms of security? Okay, my preferences is always with Alpine. So I always used to go with Alpine. So the reason, it's pretty light, and I always use the official image as well, because whenever security comes, I always choose to go with official images, and I understand the security risks as well. So what I do is I always go with Alpine as a base image, because Alpine is the image where a very rare type of ransomware are written actually. So this is my perception. Maybe others can have different, but this is something which I explored during my career. Mostly ransomwares and backdoors are written in Red Hat type, because Red Hat is being widely used, and people are mostly using the enterprise operating system, so they choose to go with Red Hat. So I always try to avoid. Perfect, thank you. Okay, there's one more question from Noman. Why don't we use hash like in bash script to comment lines in same way in Docker file? Noman, I didn't get your question completely. For commenting in Docker file, it's very bad practice to keep comments as like if you have any run commands or anything. So don't keep it as comment. But if you need to do a comment, so you can use hash. We have no issues in using hash.